Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, in today's video we will discuss My Last Duchess by Robert Browning. So आज हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस को पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे. ओके, तो ये भी आपका LT के सिलेबस में लगा हुआ है. ओके, तो होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी. अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को अभी तक नहीं किया है. ओके, तो ये आपका जो वर्क है, वी विल अंडरस्टैंड हाउ ब्राउनिंग यूजेस ड्रामेटिक मोनोलॉग टू रिवील द ड्यूक्स पर्सनैलिटी एंड हाउ द पोएम हाईलाइट्स द थीम ऑफ पावर एंड कंट्रोल. ओके, इसी पर हमारा क्वेश्चन है. चलिए क्वेश्चन देख लीजिए. How does Robert Browning use dramatic monologue in My Last Duchess to explore the theme of power and control? ओके, तो आपका ये क्वेश्चन है. आपका इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ड्रामेटिक मोनोलॉग है. जो आपकी ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जो आपका है, ये तो आपका इम्पोर्टेंट बनता ही है इससे क्वेश्चन कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसको डिस्कस करके दिखाना है. और जो थीम है आपकी पावर एंड कंट्रोल, जो कि आपकी पावर एंड कंट्रोल जो थीम दिखाती है, उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाना है. तो क्वेश्चन आपका है, हाउ डज रॉबर्ट ब्राउनिंग यूज ड्रामेटिक मोनोलॉग इन माई लास्ट डचेस टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ पावर एंड कंट्रोल. ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस में पावर एंड कंट्रोल के थीम को समझने के लिए उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग का उपयोग कैसे करते हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाना है. तो यहाँ पर आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग भी डिस्कस हो जाएगा क्वेश्चन, और आप थीम के थ्रू ये भी दिखा लेंगे. तो आपके दोनों पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा. ओके, क्लियर क्वेश्चन. चलिए अब अपनी आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. In My Last Duchess, Robert Browning present a perfect example of dramatic monologue to explore the theme of power and control. Okay, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. My Last Duchess में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने प्रेजेंट किया है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग का टू एक्सप्लोर, जो कि एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ पावर एंड कंट्रोल की. ओके, थीम ऑफ पावर एंड कंट्रोल की यहाँ पर थीम को दिखाता है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग. ओके, परफेक्ट एग्जाम्पल है. आपने यहाँ से स्टार्ट किया. अ सिंगल स्पीकर द ड्यूक ऑफ फेरारा speaks to a silent listener revealing his character at a dramatic moment. अब आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, तो आप यहाँ एक लाइन में एक सेंटेंस में दिखा देंगे कि एक सिंगल स्पीकर जो द ड्यूक ऑफ फेरारा है स्पीक्स बोलते हैं टू अ साइलेंट लिसनर. एक साइलेंट लिसनर है. आपको पता चल रहा है इसमें कि कन्वर्सेशन के थ्रू उनकी बात जो कर रहे हैं ड्यूक फेरारा, उसके थ्रू पता चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक साइलेंट लिसनर है जो कि बोलता नहीं है बट है लिसनर यहाँ पर. तो यही तो आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है. तो रिवीलिंग हिज कैरेक्टर एट अ ड्रामेटिक मोमेंट, यही रिवील करता है इस कैरेक्टर की ड्रामेटिक मोमेंट को. ओके, इस तरह यहाँ पर इस तरह आप इंट्रो में दिखा देंगे कि आप माई लास्ट डचेस है रॉबर्ट ब्राउनिंग का पावर एंड कंट्रोल की थीम को समझने का के लिए उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, परफेक्ट एग्जांपल ये है आपका माई लास्ट डचेस. ओके, एक आपका स्पीकर ही नहीं, फेरारा ड्यूक जो है वो श्रोता भी है, आपका साइलेंट लिसनर भी है, रिवीलिंग हिज कैरेक्टर एट अ ड्रामेटिक मोमेंट. ओके, यहाँ पर आपने इंट्रो में दिखाया कि माई लास्ट डचेस में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग टेक्निक को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया है, जिसके माध्यम से आपकी पावर और कंट्रोल की जो थीम है वो बहुत गहराई से यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट की है. एंड इस पोएम में केवल ड्यूक फेरारा बोलते हैं और सामने वाला जो लिसनर है वो चुप रहता है. व्यक्ति कौन है, लिसनर कौन है, तो एक मैसेंजर है. ओके, तो इसी कारण ड्यूक की बातों के माध्यम से उसका वास्तविक स्वभाव स्वतः उजागर होता है. और क्योंकि ड्यूक खुद ही बात कर रहे हैं तो इसी से खुद ही पता चलता है उनका जो वास्तविक स्वभाव है. एंड ये एक महत्वपूर्ण विशेषता ड्रामेटिक मोनोलॉग की होती है कि जहाँ पर एक साइलेंट लिसनर होता है और एक स्पीकर खुद ही पूरी बातों को ड्रामेटिकली दिखाता है. ओके, यहाँ वक्ता खुद ही अपनी सच्चाई प्रकट कर देता है. यही आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ओके, इतना आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्लियर किया. क्लियर. चलिए अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग और कंट्रोल एंड पावर की थीम को दिखाते हुए हर एक पॉइंट को बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में डिस्कस करेंगे. चलिए देखते हैं. द ड्यूक बिगिंस बाय शोइंग अ पोर्ट्रेट That's my last duchess painted on the wall. ओके, तो यहाँ जो आपकी कहानी है, जो आपका ड्यूक है, वो शुरुआत करता है. कैसे शुरुआत करता है, अपनी जो पत्नी डचेस है उनकी उसकी पेंटिंग को दिखाते हुए करता है. द शोइंग अ पोर्ट्रेट, एक पोर्ट्रेट को दिखा रहा है जो कि किसकी है, डैट्स माई लास्ट डचेस, जो उसकी मरी हुई वाइफ है उसकी पेंटिंग को दिखाते हुए करता है, जो उसकी वाइफ है. एंड ऑन द वॉल, जो की पेंटिंग आपकी वॉल में टंगी हुई है, उसकी पेंटिंग चित्र को दिखाते हुए अपनी वह बात की शुरुआत
करते हैं, वह मेरी पिछली डचेस हैं जिसका चित्र दीवार पर बना हुआ है। इस तरह से कहकर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ड्यूक डेट को दिखाते हैं, डैट से माई लास्ट डचेस है, मेरी मरी हुई वाइफ है। पहली वर्ड माई, जो यहाँ पर वर्ड माई यूज कर रहे हैं, आपके ड्यूक हाईलाइट करता है इस पॉजिटिवनेस एंड अथॉरिटी को। ओके, यहाँ पर जो माई वर्ड है वो जो पिछली डचेस के लिए यूज किया उन्होंने, जिसका चित्र दीवार पर बना है, वो उनके अधिकार भाव को और सत्ता को दिखाता है। यहाँ पर पॉजिटिवनेस, उनके अधिकार को और अथॉरिटी को यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ हाईलाइट कर रहा है। ही कंट्रोल द कन्वर्सेशन and even the situation as seen when he politely will it please you sit and look at her, एम्प्लाइंग डोमिनेंस ओवर द लिसनर एज वेल। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं आपके ड्यूक, पेंटिंग बता रहे हैं कि मेरी लास्ट टचेस हैं, मेरी लास्ट जो वाइफ है वो है पहले वाली वाइफ है, एंड वो बातचीत और यहाँ तक कि पूरी स्थिति को भी नियंत्रित करते हैं, या वहाँ पर हो रही कंट्रोल द कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड इवन सिचुएशन जो स्थिति है पूरी उसको कंट्रोल कर रहे हैं। एंड एज सीन वेन ही पोलाइटली कमांड्स, ये चीज़ दिखती है, कैसे दिखाएंगे, जैसा कि देखा जा सकता है कि जब वह विनम्रता से आदेश देता है, पोलाइटली कमांड देता है, पोलाइटली वो कमांड दे रहा है कि आप विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, तो वो कह रहा है जो आपका मैसेंजर आया है उससे कह रहा है, कंट्रोल कर रहा है कन्वर्सेशन और सिचुएशन को, कि कह कर कि क्या आप बैठना और उसे देखना पसंद करेंगे, इस तरह से कहकर यहाँ पर उसकी कमांड देता है और आदेश भी दे रहा है पोलाइटली कि क्या आप बैठना और उसको देखना पसंद करेंगे, इम्प्लाइंग डोमिनेंस ओवर द लिसनर एज वेल, और अपना जो डोमिनेट नेचर है वो लिसनर है उसके ऊपर भी जताना चाहता है। तो इस तरह से करके उसकी कंट्रोलिंग पावर और उसकी जो अथॉरिटीनेस, पॉजिटिवनेस है उसको यहाँ पर आप दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने बात किया कि जो ड्यूक फरारा ने बातचीत स्टार्ट करते हुए कहा कि पत्नी की पेंटिंग दिखाते हुए कहा कि ये मेरी लास्ट टचेज हैं जो दीवार पर जिनकी पेंटिंग है, और जो माई वर्ड इन्होंने यूज़ किया वो उनके ओनरशिप को अधिकार को दिखाता है, अधिकार की भावना को दर्शा रहा है, और वो अपनी पत्नी को एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं बल्कि अपनी संपत्ति मानते हैं। वो एज ए वाइफ नहीं शो कर रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के रूप में नहीं, वो अपनी संपत्ति की अथॉरिटी की तरीके से वो दिखा रहे हैं। ओके, लिसनर उसको भी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। विनम्र आदेश रहता है, विनम्रता से आदेश दिया हुआ होता है कि उसकी सत्ता और प्रभुत्व आता है जो को यहाँ पर दिखाता है, उसके पावर और अथॉरिटी, उसकी डोमिनेंट नेचर को यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप कोट लगाकर ड्यूक फरारा की कंट्रोलिंग पावर को, यहाँ पर जो आपको थीम है कंट्रोलिंग पावर करके इस तरह से यहाँ पर आप दिखाएंगे। ओके, यहाँ पर ड्यूक फरारा को दिखाया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे, द ड्रामेटिक सिचुएशन इज सिग्निफिकेंट। अब जो ड्रामेटिक सिचुएशन है, जो स्थिति को भी वो कंट्रोल कर रहा है वहाँ की विनम्रता से। ओके, तो क्या है, द ड्रामेटिक सिचुएशन इज सिग्निफिकेंट। द ड्यूक डिस्कसेस हिज डेड वाइफ ड्यूरिंग मैरिज नेगोशिएशन। अब ड्रामेटिक सिचुएशन क्या है, देखिए क्या दिखाई जा रही है ड्रामेटिक सिचुएशन यहाँ की। ड्यूक फरारा जो कि डिस्कस कर रहे हैं हिज डेड वाइफ, अपनी डेड वाइफ को डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरिंग मैरिज नेगोशिएशन। जो मैरिज नेगोशिएशन जो कि मैरिज के लिए बातचीत करने आया, उसी से अपनी डेड वाइफ के लिए इस तरह से वहां पर बात कर रहे हैं। तो ये एक ड्रामेटिक सिचुएशन को दिखाता है, विच एड्स टेंशन। ओके, कि पोएम में जो ड्रामेटिक सिचुएशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ड्यूक अपनी जो डेड वाइफ है के बारे में मैरिज नेगोशिएशन है, न्याय विवाह की जो बातचीत करने के लिए आया है, उस समय बात कर रहा है, अपनी मरी हुई वाइफ के लिए बात कर रहा है। तो ये ड्रामेटिक सिचुएशन यहाँ पर आप दिखाएंगे, विच एड टेंशन, जो कि टेंशन को यहाँ पर दिखाता है। ओके, अब इस तरह से कोई मैरिज के लिए आया है और आप फर्स्ट वाइफ की ही इस तरह से और अपना डोमिनेट नेचर उसकी दिखा रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन तो ड्रामेटिक सिचुएशन कहलाएगी ही। पत्नी के बारे में तब बात करता है जब वह दूसरी शादी की बातचीत कर रहा होता है, जिससे कहानी में यहाँ पर तनाव बढ़ जाता है। ओके, थ्रू साइकोलॉजिकल सेल्फ रेवलेशन हिज ट्रू नेचर एमर्जेस। ओके, तो इन सब चीज़ों से खुद ही जो है साइकोलॉजिकल सेल्फ रेवलेशन, जो उसका खुद का सेल्फ रेवलेशन है, अपने मन की गहराइयों को वहाँ पर उजागर करने के माध्यम से उसका असली स्वभाव सामने स्वतः ही आ जाता है। ओके, जो इस तरह से बातचीत कर रहा है, सब हो रहा है, तो थ्रू साइकोलॉजिकल सेल्फ रेवलेशन जो उसका है, इस ट्रू नेचर एमर्जेस, जो उसकी ट्रू नेचर को खुद ही एमर्ज करके सामने लेकर आता है। इस तरह से ड्रामेटिक सिचुएशन है। इस तरह से जो इसका सिग्निफिकेंट आप दिखाएंगे कि इस तरह से रियल नेचर है वो अपने मन की गहराइयों को उजागर करने के माध्यम से ही उसकी जो असली स्वभाव है वो सबके सामने आता है। ही क्रिटिसाइजेस द डचेस फॉर बीइंग टू सून मेड ग्लैड, शोइंग हिज जेलसी एंड प्राइड। ओके,
फिर आप यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर वो कन्वर्सेशन बात बता रहा है जो इस तरह से नेगोशिएशन के सामने, इससे पता चल रहा है यहाँ पर नेगोशिएशन, मैरिज नेगोशिएशन के सामने वो बात कर रहा है कि यहाँ पर है कोई जो उसकी बात जिससे वो कर रहा है। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहा है डचेस, अपनी लास्ट डचेस को, फॉर बीइंग टू सून मेड ग्लैड। डचेस है कि इस बात पर आलोचना भी करता है कि वो बहुत जल्दी खुश हो जाती थी। टू सून मेड ग्लैड, वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाती थी, जिससे क्या होता है कि शोइंग हिज जेलसी एंड प्राइड, जो कि दिखाता है उसकी ईर्ष्या और अहंकार को यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाता है। उसके यहाँ पर प्राइड और जेलसी को दिखाता है कि छोटी छोटी बातों में वो खुश बहुत जल्दी हो जाती थी, जिससे वो ईर्ष्या और अहंकार को यहाँ पर स्पष्ट दिखता है। जिससे द थीम ऑफ कंट्रोल रीचेज इट्स पीक, जब थीम ऑफ जो कंट्रोल है वो और पीक में पहुंचती है इन दिस लाइन, इस लाइन के थ्रू, आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। ओके, फिर आप यहाँ पर एक कोट लगा देंगे, उसको आलोचना की, यहाँ पर एक कोट लगा कर दिखाया, अगर यहाँ पर दिखाया कि आपने टू सून मेड ग्लैड, वो बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, और सोइंग जेलसी, जो कि उसकी जेलसी और उसके अहंकार को दिखा स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाता है ड्यूक के। एंड फिर इसके आगे वो थीम और ज़्यादा पीक पर उसकी कंट्रोलिंग पावर जो थीम है कंट्रोलिंग की और पीक पर पहुँचती इस लाइन के थ्रू, क्या है, आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, मैंने आदेश दिया और फिर उसकी सारी मुस्कानें एक साथ थम गई। ये देखिए, अच्छा इस स्टेटमेंट से यहाँ पर वो क्लियरली कह रहे हैं कि मैंने आदेश दिया और जो उसकी सारी स्माइल्स थी वो बिल्कुल से शांत हो गई, खत्म हो गई। मीन्स यहाँ पर दिखा रहा है कि उसने उसको मरवा दिया, और जिससे कि उसकी जितनी भी उसकी स्माइल थी, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती थी, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गई। ओके, वो सब थम गई, अब वो सब स्टॉप हो चुकी हैं। ओके, आगे एक पॉइंट में आप ये दिखा भी देंगे कि दिस सजेस्ट दैट ही ऑर्डर हर डेथ रिवीलिंग हिज क्रूअल एंड अथॉरिटेरियन पावर। ये चीज़ आप एक पॉइंट लगा देंगे इस कोट के लिए कि जो ये कोट सजेस्ट करता है, ये लाइन सजेस्ट कर रही है कि उन्होंने ऑर्डर दिया था डेथ के लिए, रिवील करता है उसकी क्रूअल और अथॉरिटियन पावर को। ओके, आपने कोट लगाया, मैंने आदेश दिया और फिर उसकी सारी मुस्कान थम गई, इंडिकेट कर रहा है कि उसने डचेस की मृत्यु का आदेश दिया था और उसकी क्रूर और निरंकुश सत्ता का पता चलता है। ओके, तो इवन आफ्टर डेथ ही कंट्रोल्स हर इमेज। अब देखिए एक पॉइंट ये भी, इवन आफ्टर डेथ, उसकी डेथ के बाद भी वो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसकी इमेज को कंट्रोल कर रहा है। कैसे उसकी इमेज को कंट्रोल करता है? सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन बट आई, तो उसके बाद उसकी इमेजेस जो वॉल में इमेज टंगी उसको भी कंट्रोल करके रखे है। कैसे कि वो कह रहा है कि मृत्यु के बाद भी वह उसकी छवि को नियंत्रित करता है, क्योंकि उस पर पड़ा पर्दा मेरे सिवा कोई और नहीं हटा सकता। जो पोर्ट्रेट है उसके ऊपर एक पर्दा पड़ा है, जो ड्यूक फेरारा के अलावा कोई नहीं हटा सकता था, क्योंकि उस पर पर्दा पड़ा। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन बट आई, उसके सिवा वो पर्दे को कोई नहीं हटा सकता था। सिंबलाइजिंग कंटिन्यूड डोमिनेंस, जो कि सिंबलाइज कर रहा है उसके डोमिनेट नेचर को निरंतर यहाँ पर, जो कि सिंबलाइज करता है। ओके, इस तरह से यहाँ पर आप ड्यूक फेरारा का कंट्रोलिंग पावर को दिखाते हुए कैसे ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर आपने दिखाया। ओके, यहाँ पर आपने इस तरह से यहाँ पर ड्रामेटिक सिचुएशन को दिखाया। वो उसकी दूसरी शादी बात करने के लिए मैसेंजर आया है, उसी से वो बात कर रहा है अपनी फर्स्ट वाइफ की, उसके डोमिनेट नेचर की, उसकी कंट्रोलिंग कैसे करता है, ये सब जो बात कर रहा है, ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है, जो कि आप यहाँ पर दिखाएंगे। एंड जो कि टेंशन को भी क्रिएट करती है। जब इस तरह से कोई सुनेगा बात करने आया मैरिज के, तो ऑलरेडी वो टेंस्ड एटमॉस्फेयर हो जाएगा। थ्रू साइकोलॉजिकल रेवल्यूशन उसके जो फिर उसका इस तरह से उसका जो खुद का जो नेचर, रियल नेचर है वो सामने आता है। एंड वो क्रिटिसाइज करके दिखाता है कि वो छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, जो कि ड्यूक के अहंकार को ठेस पहुंचती थी। और इसमें नियंत्रण की भावना, उसकी कंट्रोलिंग की भावना जो फीलिंग है और ज़्यादा चरण पर पहुंचती है जब ड्यूक कहता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या ही कमांड किया और उसकी सारी स्माइल शांत हो गई। पत्नी की हत्या करवा देता है क्योंकि वह उसके नियंत्रण में नहीं थी। अब उसकी जो सोचो, जो उसकी हंसी तक में कंट्रोल कर सके तो कैसे उसके साथ बिहेवियर में रहता है। तो इस तरह से करके उसके क्रूर और निरंकुश स्वभाव को ये दिखाता है। और मृत्यु के बाद भी वो नियंत्रण नहीं छोड़ता अपना। वो दर्शाता है कि डचेस की जो पोर्ट्रेट है उसकी स्मृति पर भी उसी का अधिकार है, और वो उसकी स्मृति है, उसकी जो मेमोरी, उसकी यादें हैं, उसको सिर्फ उसी का अधिकार है, पूरा अधिकार बनाए रखना चाहता है। इस तरह से यहाँ पर आप ड्यूक फेरारा के कंट्रोलिंग एंड पावर की थीम को डिस्कस करेंगे ड्रामेटिक सिचुएशन के थ्रू। यहाँ पर आप ड्रामेटिक सिचुएशन की बात की। ओके,
अब नेक्स्ट हम पैराग्राफ में आएंगे। नेक्स्ट आप ड्रामेटिक आयरनी को भी दिखा देंगे। यहाँ पर ड्रामेटिक आयरनी कैसे यूज़ किया है। ब्राउनिंग आल्सो यूजेस ड्रामेटिक आयरनी। द ड्यूक स्पीक्स कामली बट रीडर्स अंडरस्टैंड हिज क्रुएल्टी मोर क्लियरली दैन ही डज हिमसेल्फ। ओके, ड्रामेटिक आयरनी भी है जो ड्रामेटिक आयरनी को दिखाएंगे। ड्रामेटिक आयरनी कैसे है, ड्यूक जो है अपने आप को कामली बिल्कुल बोलता है, विनम्रता से बोलेगा, स्वयं को सामान्य और सभ्य दिखाता है, बट रीडर्स अंडरस्टैंड हिज क्रुएलिटी मोर क्लियरली दैन ही डज हिमसेल्फ। लेकिन जो रीडर्स है वो उसके शब्दों से उसकी क्रुएलिटी को, उसकी मानसिकता को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो कि वो खुद नहीं समझ पाता, जो खुद वो नहीं जानता है। कहने का मतलब है ब्राउनिंग यहाँ ड्रामेटिक आयरनी को प्रयोग करते हैं। ड्यूक तो शांत भाव से बोलता है, विनम्रता दिखा रहा है और पोलाइटली बात कर रहा है, लेकिन जो रीडर्स हैं, ऑडियंस है, अंडरस्टैंड हिज क्रुएलिटी मोर क्लियरली, उसकी जो क्रुएलिटी है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, दैन ही डज हिमसेल्फ, उसके जो कि वो खुद नहीं समझ पाता, लेकिन रीडर्स बहुत अच्छी से। यही तो आपकी ड्रामेटिक आयरनी हो गई कि जो कैरेक्टर है वो नहीं समझ पा रहा, उस चीज़ को नहीं जान पा रहा है, बट रीडर्स को हर चीज़ को रीडर समझती है और जानती है। ओके, यही आपका ड्रामेटिक आयरनी और ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया। ओके, यहाँ पर आपने डिस्कस किया, ड्रामेटिक आयरनी दिखाई, ड्रामेटिक सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई वो आपने बात किया, एंड कंट्रोलिंग पावर एंड पॉजिटिवनेस को आपने यहाँ पर दिखाया, उसके थीम को बात की। तो इस तरह से करके आपने यहाँ पर रिक फेरार कैरेक्टर के थ्रू आपने यहाँ पर ड्रामेटिक मोनोलॉग और थीम ऑफ पावर एंड कंट्रोलिंग को यहाँ पर दिखाया। देन आप कंक्लूजन देके एंड करेंगे। दस रॉबर्ट ब्राउनिंग यूजेस ड्रामेटिक मोनोलॉग इन माई लास्ट डचेस टू शो द थीम ऑफ पावर एंड कंट्रोल, रिवीलिंग द ड्यूक्स प्राइड एंड क्रूएलिटी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप दिखाएंगे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस में ड्रामेटिक मोनोलॉग का उपयोग करके पावर और कंट्रोल के विषय को यहाँ पर दिखाते हैं, ड्यूक के अहंकार तथा क्रूरता को भी जो कि उजागर करता है। इस प्रकार रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से ड्यूक के चरित्र का उजागर करते हैं और ये दिखाते हैं कि अत्यधिक शक्ति, अत्यधिक पावर और प्राइड हो गया और कंट्रोल करने की जो इच्छा हो गई इंसान को निर्दयी बना देती है तथा मानव के रिलेशनशिप होते हैं, संबंधों को नष्ट कर देती है। तो ये था आपका द माई लास्ट डचेस। होप सो क्लियर हुआ होगा। ओके, हमने यहाँ पर डिस्कस किया माई लास्ट डचेस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड थीम ऑफ पावर एंड कंट्रोल। ओके, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया हुआ होगा। ओके, कैसी लग रही हैं क्लासेस ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को अभी तक नहीं किया क्योंकि यहाँ पर आपके LT मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। ये आपकी 44 क्लास हो जाएगी आज की। अगर अच्छी लग रही हो क्लासेस, हेल्पफुल हो रही हो, न्यू व्यूअर्स हैं अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।